मेरे ओरिजिनल प्लान के हिसाब से मैं ब्लीच के चैप्टर 1 to 100 पर वीडियो बनाने वाला था, उसके बाद 100 to 200, 200 to 400 एंड 400 टू कंप्लीट ब्लीच सीरीज़ पर एक वीडियो आने वाली थी। लेकिन ड्यू टू सम रीज़न मैं वो वीडियो नहीं बना पाया एंड नाउ आई हैव लिटिल रिग्रेट अबाउट दैट कि मैं ब्लीच पर एक भी ऐसी लॉन्ग फॉर्म वीडियो नहीं बना पाया जहाँ पे कि मैंने ब्लीच की तारीफ़ की है। अब देखो, जब तक मैंने कंप्लीट सीरीज नहीं देखी थी, अगर तुम में से किसी ने भी ब्लीच के चैप्टर 1 पर मेरी शॉर्ट देखी होगी तो फिर मैंने उस शॉर्ट के अंदर कहा था कि जो ब्लीच है वो मेरा नंबर 1 फेवरेट एनिमे बन चुका है, फेवरेट स्टोरी बन चुका है इन द बिग 3। एंड उस स्टेटमेंट को अब मैं रिग्रेट कर रहा हूँ एंड उसके बाद चेंज भी कर रहा हूँ कि देखो, मेरी जो ओरिजिनल रैंकिंग थी चैप्टर 1 को देखने का, पढ़ने का, चैप्टर 1 को पढ़ने के बाद ब्लीच के, कि ब्लीच टॉपर होगा, उसके बाद वन पीस एंड तीसरे नंबर पर नारुतो। नारुतो को सब जानते हैं कि एंड में उसकी एंडिंग की वजह से बहुत सारे लोग उसको हेट करते हैं, मैं भी उनमें से ही एक हूँ। नारुतो की स्टोरी सारी चीज़ें अच्छी थी, मतलब इमोशनली उसका एक आर्क आता है, कैरेक्टर्स तुम्हें डेवलप होते हुए दिखते एंड वर्ल्ड बिल्डिंग भी उसी तरीके से बढ़ रही होती है। वन पीस तो भाई पूरी वर्ल्ड बिल्डिंग पे ही चलती है, उसकी कैरेक्टर्स ग्रोथ नहीं मिलती तुम्हें, लेकिन वन पीस एज अ स्टोरी एंड ओडा की राइटिंग उस तरीके से उसको प्रेजेंट करती है कि तुम वन पीस के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो एंड वो एक स्मूथनेस देती है उसकी स्टोरी के अंदर। उसके बाद आता है ब्लीच, जिसकी की वर्ल्ड बिल्डिंग, आई मीन कि उसके पहले ही चैप्टर के बाद मुझे पता नहीं कि अब मैं उस चैप्टर 1 को देख रहा हूँ तो आई एम नॉट गेटिंग दैट काइंड ऑफ इमोशंस, लेकिन उस एक पॉइंट पर जब मैंने उसको पहली बार पढ़ा था तब मुझे वो जो डार्कनेस उस वर्ल्ड की लगी कि उस वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमने अभी तक नहीं देखी, हम देखने वाले, बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी एंड काइंड ऑफ मुझे उसने इम्प्रेस कर लिया था कि इस कहानी को कभी कोई ख़राब नहीं कर सकता। एंड उसने आधी सीरीज तक, मैं बता रहा हूँ कि ब्लीच के, मैंने वन पीस और ब्लीच को साथ में स्टार्ट किया था। ब्लीच का एक ही चैप्टर पढ़ने वाला था एंड जो वन पीस है उसके 5 चैप्टर डेली। लेकिन मैंने ब्लीच के एक दिन में 20-20 चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया जब इसकी जो कहानी है वो एक्चुअली डेवलप हो रही थी एंड फास्ट पेस में चल रही थी। सो बिकॉज ऑफ दैट जो वन पीस था वो इजीली उसके पीछे आ रहा था। वन पीस के तो वन एक एक चैप्टर पर मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन ब्लीच के उन चैप्टर्स में भी इतनी ज़्यादा डेप्थ थी जो कहानी की थी। मैं हमेशा ये बात कहूँगा कि जो ब्लीच की कहानी है एंड जो पोटेंशियल था उस कहानी के अंदर वो वन पीस या नारुतो से बहुत बड़ा था। जिस स्केल पे हो जा सकते थे, जिस स्केल की बात हुई थी, दे ऑल आर प्रिटी इम्प्रेसिंग। एंड मैं बता रहा हूँ, ब्लीच की कहानी उसकी मिड से ही ख़त्म होगी, मतलब ख़राब होगी मेरे लिए। जो 1 to 100 चैप्टर से वो आराम आराम से एक बिल्डअप कर रहे होते एंड 100 to 200 चैप्टर्स ब्लीच कहानी तुम्हें छोड़ ही नहीं पाते, वो पीक होता है ब्लीच का। एंड उसके बाद आती है आइजन वाली फाइट्स, मतलब कि मुझे अब सही से याद नहीं होगा, लेकिन आइजन का जितना भी आर्क था, आइजन की हार होने तक जितना भी आर्क था, जितनी भी कहानियाँ थी, वह सब बहुत ज़्यादा टाइट थी एंड बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तुम्हें कैरेक्टर्स के साथ कनेक्शन फील होने लगता है। इस पार्ट ऑफ 4 एंड उसके बाद ग्रीम जॉब, दे आर कैरेक्टर्स विच आर फैसिनेटिंग। उसके बाद नेल जैसा कैरेक्टर, मतलब कि इतना ज़्यादा क्यूट रखती है वो तुम्हें बाद में, एंड उसका भी कुछ कहानी निकलती है बाद में। वह सारी चीज़ें कहानी की तुम फेस कर पाते हो कि कितनी ज़्यादा उसमें डेप्थ है। एंड उसके बाद आइजन की फाइट में उसमें भी कहूँगा कि आइजन की आइजन जहाँ पे लॉस्ट होता है ना, वह एंडिंग सेटिस्फाइंग नहीं थी। आइजन और इचिगो की जो फाइट थी उसको ही आराम से और 50 चैप्टर्स तक आराम से उसको दिखाया जा सकता था विद गुड पेसिंग। मुझे उस पॉइंट पे फील हुआ कि जो फाइट है उसको रश किया। एंड उसके बाद जो भी आर्क आया, जैसे कोई फुल ब्रिंगर आर्क, जो कि मुझे स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं एज अ राइटर जज किया उस पॉइंट को कि ज़रूरत ही नहीं थी कहानी में। मुझे एक कॉमरेड ने कहा कि फिर, मतलब ओरिजिनली मुझे पता नहीं क्या था मांगा के अंदर, फुल ब्रिंगर आर्क का ऐसा कोई खास इस्तेमाल नहीं हुआ है, फुल ब्रिंगर पावर्स की एक्चुअली कोई यूज़ नहीं हुआ है, मतलब इंपॉर्टेंटली
उसको जो भी चीज़ हुई होगी उसको ऐसे भी तुम दिखा सकते थे। तो जो फुल ब्रिंगर आर्क है वो मुझे कम्प्लीटली यूजलेस फील हुआ मांगा के हिसाब से। मतलब कि एंड मुझे कॉमरेड ने मैसेज किया था, मतलब कॉमरेड ने कमेंट की थी, मैसेज कैसे करेगा, कमेंट की थी एंड उसने कहा था कि अगर ये आर्क नहीं होता तो फिर इचिगो सोल किंग कैसे बनता। वो तो अभी भी नहीं बना है, मतलब एंडिंग के अंदर वो सोल किंग नहीं बना है। वो सोल रिपर है, पावरफुल है, लेकिन सोल किंग नहीं बना है वो। एंड उसके अलावा अगर इचिगो को उसकी पावर इतनी डेस्परेटली चाहिए थी तो वह उसको सिंपली बस किसी के उहारा के पास जाना था। एंड ये स्टोरी का लॉजिक बता रहा हूँ मैं, राइटर या रीडर का लॉजिक छोड़ दो, तुम्हें पता नहीं है एज अ कैरेक्टर तुम्हें कैसे पता होगा किसी कहानी के अंदर की फ्यूचर में क्या होगा। तुम उस पॉइंट पे तुम्हारे जो रिसोर्सेस है उनको तुम यूटिलाइज करोगे। एंड स्टोरी के अंदर मतलब लॉजिक ये दिया गया कि इचिगो बहुत ज़्यादा डिप्रेस था, वह खुद की वीकनेस नहीं दिखाना चाहता था अपने दोस्तों के सामने। भाई तू पावरलेस है, ठीक है, तो एंड किसी के वारा के सामने तू कहाँ से वीक हो रहा है, तू ऐसे भी कुछ है ही नहीं ना वहाँ पर। वो एक बात आती है एंड उसके बाद ये 1000 ईयर ब्लड वॉर, क्या मुझे तो नाम भी याद नहीं रहा, टीवी वाइब, इतना घटिया लग रहा है मुझे कि देखो ये भी आर्क बहुत ज़्यादा अच्छे से बिल्ड हुआ। मतलब कि स्टार्टिंग के अंदर तुम जर्मन, अगर वर्ल्ड वॉर 2 तुमने पढ़ा है तो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जो जर्मनी का नाजी लोगों का था उस तरीके से जो मतलब देखने को मिलता है, जो सिंबोलिज्म उन्होंने यूज़ किया है, जो एलिमेंट्स का स्टाइल उन्होंने चूज़ किया, वो सारी चीज़ें अच्छी थी। यॉर्क की मतलब क्वींसी किंग की, मैं तो अभी भी उसका नाम प्रोनाउंस नहीं कर पाता, उसकी जो एंट्री वो भी अच्छी थी। वो जिस तरीके से कहता है कि तुम चाहो तो ऐसे पड़े हुए रह सकते हो, लेकिन क्या तुम मेरे सामने ऐसे पड़े हुए रहना चाहते हो, कि मतलब मीटिंग अटेंड करने वाला था, उस एक कैरेक्टर का पैर कटा हुआ था। वो वाला एक सीन आता है जो कि बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता है। उसके अलावा अपने को जितने भी मतलब एस्पाडा थे आइजन के, उनको मारा नहीं गया सीरीज के अंदर बाय दी कैप्टन। वैसे ये बहुत ज़्यादा घटिया लगता है जहाँ पे भी मतलब कैरेक्टर्स मरने चाहिए वो कैरेक्टर्स नहीं मरते। मतलब मैंने जितने भी कैरेक्टर्स एक्सपेक्ट किए थे कि मरेंगे, वो सारे के सारे कैरेक्टर्स इस आर्क के अंदर वापस जिंदा होके आ जाते हैं। मतलब स्पाडा 4, भाई मैं तो मुझे तो एक मिनट के लिए लगा था कि जो स्पाडा 4 है वो तो आ ही जाएगा भाई, इतने कैरेक्टर्स को तो ले ही आया है, उसको तो वापस लाएंगे ही। मतलब मुझे किसी कैरेक्टर्स की डेथ पर ऐसा नहीं था कि ये कैरेक्टर मरेगा। एंड कीड़ा वाला जो कि बहुत ज़्यादा आइकॉनिक लोग कहते हैं, बहुत ज़्यादा लोग वॉलपेपर बनाते हैं ब्लीच के अंदर, कीड़ा का ये वाला मोमेंट, भाई मेरे लिए ये ऐसा था कि भाई ये मरा क्यों नहीं, वह सारे सीन। एंड मैं बता रहा हूँ कि जितनी भी चीज़ें हुई है 1000 ईयर ब्लड आर्क के अंदर, वह चीज़ें बहुत ज़्यादा रश है। मतलब एक तो तुम हाइप करते हो हमें अच्छे से, ये तो मुझे आपने जो ऑथर है ब्लीच के, ये तो मुझे एक स्टीवन किंग की तरह लग रहा है कि भाई कहानी अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होगा, एंडिंग ही खतर मतलब ख़राब कर देते स्टीफन किंग, इस चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इनफेमस है। एनीवे अगर वापस आए यहाँ पर तो जो देखो मैं समझता हूँ, ठीक है, मैं दुखी हूँ, मेरा इमोशनल रिएक्शन ज़्यादा है, मैं स्टोरी के नुआंसेस पे बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इमोशनली उतना हिट हुआ है कहानी की एंडिंग, मतलब कि इतनी ख़राब हो चुकी है मेरे लिए। मैं बता रहा हूँ अगर आइजन की हार पर भी इंस्टेड ऑफ ये जो 1000 ब्लड आर्क है इसको छोड़ दो तुम बैटल आर्क, इसकी जगह तुमने और 50 चैप्टर लगा कर आइजन की ही हार को अच्छे से दिखाया होता, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता। एंड उसके बाद मतलब ये जो 1000 ब्लड आर्क को जितना भी ख़राब कहा जा रहा है, तो उसके काउंटर में जो ऑथर उन्होंने कहा था कि उनके एडिटर ने उनको एक सेट अमाउंट ऑफ चैप्टर्स दे दिए थे, एक नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ चैप्टर्स की, इतने चैप्टर्स के अंदर कहानी ख़त्म हो जानी चाहिए। एंड मुझे नहीं पता कि ये कितना सच है कितना क्या है, ऑथर ने खुद कहा है ऐसा कहता है, लेकिन मेरा है कि अगर ऐसी मजबूरी है, मतलब नॉवल राइटिंग के अंदर ऐसा नहीं होता, एडिटर हमें बस इतना बताता है कि ये जो पार्ट है उसको थोड़ा इस तरीके से करो, या फिर ये जो पार्ट है उसको हटाया जा सकता है तो हम इसको हटा रहे हैं, ऐसा होता है। एडिटर हमें कभी नहीं बताता कि ताकि तुम्हारी जो कहानी है वो इतने चैप्टर्स के अंदर ख़त्म करनी है। वह सिंपली ये बता देगा पब्लिशिंग हाउस भी कि ये जो कहानी है वह अगर तुम कर सकते हो तो इतने आर्क के अंदर करो, अदरवाइज जो है जो सीन है उनको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करो, तो जो कहानी है वो आगे के हम दूसरे पार्ट में पब्लिश कर पाए। तो ऐसा होता है कि हम दूसरे इसमें ही डिवाइड कर देंगे इस तरीके से। लेकिन इनकी बुक के मांगा के बारे में मुझे नहीं पता, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, सो मैं जज नहीं करूँगा। लेकिन फिर यह आता है कि अगर आपको रश करना ही है,
मतलब आपको एंडिंग करनी है तो फिर एक काम की एंडिंग बदल दीजिए ना। मतलब कि देखो, क्वीन से किंग जिस तरीके से उसको हाइप किया गया था, उसका हारना सेंस ही नहीं बना था। वो हारना ही नहीं चाहिए था। फिर जो एंडिंग है, अगर मैं खुद बता रहा हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, ठीक है, ऑथर के सामने मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एज राइटर टू राइटर, भाई आपके पास एक ऑप्शन था। आपको लग रहा है कि आपको ख़त्म ही करनी है, उस लास्ट के दो जो आपने बाकी के चैप्टर लिए ना, तो जहाँ पे कि क्वीन किंग हारता है एंड उसके बाद सारा वर्ल्ड अच्छा हो गया, हैप्पी लॉक, मतलब एपीलॉग के अंदर सारी की सारी हैप्पी चीज़ें हुई है, अब वो मत दिखाओ। आप सिंपली ये दिखा दो कि जो क्वीन किंग है वो जीत गया, उसने सारे कैरेक्टर्स को मार दिया, सारे के सारे कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग आइजन, जितने भी कैरेक्टर्स है, जितने भी इमोशनल रखते हो, बस उनकी देर दिखा दो और कह दो कि बाकी कैरेक्टर्स को मार दिया। एंड एक क्लिफ हैंगर दे देना कि जो इचिगो की ऑरेंज जो भी फ्लेम है, जो स्पिरिट है, वह नहीं क्रश हो रही है इसके द्वारा, तो वह एक जगह पे कंटेन है। सिंपली आप यहाँ पे एंड करो दो सीरीज, आपका पब्लिशर भी खुश हो जाएगा, एडिटर, एंड उसके बाद आप सीक्वल भी ला सकते हो। मतलब जो ऑडियंस है आपकी, जिन्होंने इतने चैप्टर्स तक आपके साथ कनेक्शन बनाया, वह तैयार है, वह तैयार हो जाती वापस आपका, जब कहेंगे कि अब हम सीक्वल बनाने वाले हैं, हम सब तैयार हो जाते। यहाँ पे मुझे ओडा के लिए एक रिस्पेक्ट बन जाती है कि मेरी कहानी है इतनी बड़ी तो मैं लिखूंगा इतना। मतलब ओडा ने 1000 चैप्टर तक जाने दिया। उन्होंने कई बार ब्रेक भी लिया है आई गेस, मतलब लंबे लंबे ब्रेक की मांगा पब्लिश नहीं होगी उस तरीके से। वह है यार सच में कि ओडा, आई हैव रिस्पेक्ट फॉर यू। एंड ऐसा नहीं है कि मैं हेट कर रहा हूँ ब्लीच के ऑथर को, भाई ब्लीच की भी कहानी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ब्लीच की कहानी इजीली सेनन बन जाती अगर ऑथर चाहते, मतलब कि उनको कुछ भी नहीं करना था, बस जो मायूरी ने कहा था कि भाई मैंने क्वींसी के साथ यह किया है, बस उसमें से 1% दिखा देते ना, इसको सेरन में फेंक दिया जाता। मतलब जो मैच्योरिटी जो स्टार्टिंग के अंदर आपने दिखाई, वह आपको एक्चुअली फॉलो करनी चाहिए थी। मेरा फेवरेट कैरेक्टर मायूरी बन चुका है। अगर तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर आइजन है तो फिर मैं तुम्हें जज कर रहा हूँ कि आइजन है कैरेक्टर अच्छा है, लेकिन उतना भी ज़्यादा फैसिनेटिंग नहीं है, ठीक है। लेकिन तुम्हें फैसिनेटिंग लग सकता है क्योंकि उसने इचिको की लाइफ को थोड़ा शिफ्ट किया, लेकिन उसने सारे एस्पेक्ट को शिफ्ट नहीं किया। उसने, उससे एक एक्सीडेंट हुआ उसके सामने, एंड उसने उस एक्सीडेंट को अपने प्लान के अंदर यूज़ करने की कोशिश की, एंड इनमें वह हारता है। हाल तो वो बात अलग है कि उसने उस पर्सन से हारा है जो कि उससे ज़्यादा स्मार्ट था। मैं आइजन को जज नहीं कर रहा हूँ, बट यह कि ब्लीच की जो कहानी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी पोटेंशियल होल्ड करती थी। कितने तो कैरेक्टर्स के पे ऑफ बाकी है, बस सारी चीज़ें अच्छी हो गई एंड के अंदर। जानते, मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब लगी कि ब्लीच जैसी कहानी जहाँ पे कि इचिको की माँ की डेथ पर एक कैरेक्टर, एक गूल है, नहीं हॉलो है, हॉलो कहते हैं, वो मजाक बना रहा है, एंड आप उसके बाद कहानी हैप्पी एंडिंग पे ख़त्म कर रहे हो। आई थिंक कि मुझे स्टार्टिंग से इसकी जो वाइब थी वो डार्क फैंटेसी में आ रही थी, मुझे मिल रही थी सेनन के अंदर की सैड एंडिंग होगी। शायद मैं उस वजह से भी डिसअपॉइंट फील कर रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एंड ऑफ द डे भाई मुझे अच्छी नहीं लगी। अब तुम में से किसी को भी ऐसा लग रहा होगा कि भाई तूने पूरी खराबी कही है, तो हाँ, मैंने स्टार्टिंग के अंदर यही कहा ना कि मुझे एक रिग्रेट है कि मैं ब्लीच पर एक भी अच्छी लॉन्ग फॉर्म वीडियो नहीं बना पाया, मतलब ब्लीच की तारीफ करते हुए। तो उसका रीज़न यही है क्योंकि अब मैं बस ब्लीच को गालियाँ दे रहा हूँ या उसकी खामियां निकाल रहा हूँ। ब्लीच रैंक वापस बता रहा हूँ, वन पीस, नारुतो एंड ब्लीच यार थर्ड रैंक पे आ गया। एनीवे मैंने कुछ रूमर सुने थे कि जो ब्लीच है उसको ये किया जा रहा है, मतलब बिग 3 से रिमूव किया जा रहा है बाय दी, मतलब रिप्लेस किया जा रहा है बाय दी डीमन स्लेयर। तो मैं उस पर एक बात कहना चाहूँगा कि टेक्निकली जो ब्लीच है वो एक्चुअली जो बिग 3 वो कोई टाइटल नहीं है, वो बस 2000 के अंदर जिन एनिमे ने डोमिनेट किया था पूरे एनिमेशन वर्ल्ड को, एनिमेटेड वर्ल्ड को, वो थे नारुतो, ब्लीच एंड वन पीस। सो बिकॉज ऑफ दैट अगर कोई इस टाइटल को रिप्लेस कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो फिर उसका मतलब यह इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नहीं है, ये खुद फैंस ने दिया हुआ है। सो बिकॉज ऑफ दैट तो आप
तुम बिग थ्री को किस तरीके से कंसिडर करते हो उस पर आता है, क्योंकि अगर बिग थ्री के अंदर ब्लीच एक बार रिप्लेस हो गया तो फिर उसका मतलब है कि सारे के सारे जितने बिग थ्री के जितने बाकी के मेंबर्स हैं उनको भी रिप्लेस किया जा सकता है, या फिर इनको उस टाइम के हिसाब से कंसिडर किया जा रहा है। मतलब टेक्निकल टर्म है ये, उस पर ही आता है कि पहले उस बिग थ्री का मतलब क्या वो फिक्स करो, उसके बाद तुम उसमें कोई चेंज कर सकते हो। सो बिकॉज ऑफ दैट बिग थ्री में कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। होने क्या चाहिए, मैं तुम्हें बिग थ्री का मतलब ही बता रहा था इतने देर से। बिग थ्री के अंदर क्या ब्लीच को डीमन स्लेयर से रिप्लेस करना चाहिए? आंसर आता है नहीं। ब्लीच में लाखों खराबियाँ होगी, उसकी आदि कहानी घटिया होगी, लेकिन उसकी जितनी भी स्टार्टिंग की आदि कहानी थी वह कहानी बाकी किसी भी एनिमे से, डीमन स्लेयर से या बाकी उसके अलावा जुजुत्सु काइसन के रोम में उससे भी 1000 गुना अच्छी है। अगर बिग थ्री के अंदर ब्लीच को तुम्हें रिप्लेस करना है किसी से तो मैं एओडी के अलावा किसी भी एनिमे को रिकमेंड ही नहीं करूँगा। सो बाकी मैंने तो प्रॉपर रिव्यू तो नहीं दिया, लेकिन मेरा दुखड़ा सुना दिया। बाकी अपने ओपिनियन कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सायोनारा, टाटा, गुड बाय।